हेलो स्टूडेंट्स, तो साइंस विजन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इन वीडियोस के माध्यम से हम नीट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस का टॉपिक वाइज पूरा 360 डिग्री एनालिसिस देख रहे हैं। और आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 9 है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेस पर है। जैसा कि इस टॉपिक से देखने में आया है, लगभग 2 क्वेश्चन हर साल नीट एग्जाम में इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम नीट एग्जाम 2026 में आए हुए क्वेश्चंस जो इस टॉपिक पर बेस्ड है उनका सॉल्यूशन यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद इसी टॉपिक पर बेस्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे या उस पैटर्न पर बेस्ड जो भी संभावित क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं, उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी हम इसी वीडियो के अंदर यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए हम फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले चलते हैं नीट 2026 में इस टॉपिक से आए हुए क्वेश्चंस पर। ये हमारे पास सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है जो नीट 2026 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो यहाँ पर हमें कुछ ए से लेकर ई तक यहाँ पर टोटल 5 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और हमें पूछा गया कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है यहाँ पर करेक्ट है। जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो हमको एक एक स्टेटमेंट को बिल्कुल ध्यानपूर्वक यहाँ पर समझना है, अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि अगली इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो है जो आगे के क्वेश्चन होते हैं, नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं, वो बने होते हैं। क्योंकि क्वेश्चन जो है रिपीट बिल्कुल एज इट इज सेम नहीं होते, उसी पैटर्न पर बेस्ड होते हैं। तो अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो उसी पर बेस्ड जब हमारे पास नेक्स्ट हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो हम उसको इजीली सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए फटाफट से हम फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। तो स्टेटमेंट हमारा है इनसाइड ए कैप कंडक्टर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। हमें कहा गया है कि किसी कंडक्टर के इनसाइड, कोई कंडक्टर अगर है उसके इनसाइड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है। जैसा कि हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का डायरेक्ट फैक्ट वाला स्टेटमेंट है। हमने देखा भी है कि जैसे कोई स्फेरिकल कंडक्टर भी है तो उस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा जीरो होता है। तो ये सीधी सीधी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोस्टैटिक की। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी कंडक्टर के अंदर, लेकिन ऐसा सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर के अंदर होता है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर जब अगर हम चार्ज भी रख दें तो सारे चार्ज जो है एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं और रिपल्सिव फोर्स लगा करके सारे चार्ज जो है स्फेयर पर जो सरफेस है उस पर आ जाते हैं। किसी भी कंडक्टर के इनसाइड जो चार्ज होता है, इनसाइड में चार्ज की वैल्यू हमेशा जीरो होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है जीरो हो जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट ए है हमारा बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है। आगे हम देखते हैं स्टेटमेंट बी को। तो स्टेटमेंट बी है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स सरफेस चार्ज डेंसिटी। कि किसी भी कंडक्टर के सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, किसी कंडक्टर के सरफेस पर इस बाउंड्री पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो चार्ज डेंसिटी से इंडिपेंडेंट होता है, नॉट डिपेंड यानी कि इंडिपेंडेंट होता है, ऐसा इस स्टेटमेंट में कहा गया है। जबकि हम जानते हैं किसी भी कंडक्टर के जो सरफेस पर चार्ज सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऐसा हमने प्लेन शीट के लिए भी निकाला है, तो चार्ज शीट के लिए भी निकाला है कि उसके सरफेस पर जो चार्ज डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम देख रहे हैं डायरेक्टली कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसकी चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करता है, सीधा सीधा इसके प्रोपोर्शनल है। जबकि इस स्टेटमेंट में क्या गया है कि वो चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। साथ ही साथ हम समझते भी जाएं कि कैसे डिपेंड कर रहा है। तो ई जो है वो सिग्मा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सिग्मा और ई में अगर ग्राफ बनाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने के कारण जो है इस तरह का ये ग्राफ हमारे पास आ जाएगा कि अगर सिग्मा इंक्रीज हो रहा है तो वहाँ पर हमको ई भी इंक्रीज देखने को मिलेगा। द इंटीरियर ऑफ ए चार्ज कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन। इसमें कहा गया है कि इंटीरियर जो होता है किसी चार्ज कंडक्टर का, कोई भी चार्ज कंडक्टर अगर हमारे पास है तो उसका इंटीरियर जो है, उसके इनसाइड का जो पोर्शन है उसमें नो एक्सेस चार्ज, हैव नो एक्सेस ऑफ चार्ज, कि उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि अगर किसी कंडक्टर के अंदर अगर हम चार्ज रख भी देंगे तो भी ये सारे चार्ज जो है एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे और रिपल्सिव फोर्स लगाने के कारण ये सारे जो है एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, क्योंकि सेम जो चार्ज हैं तो सारे दूर जाना चाहेंगे। तो ये मैक्सिमम जो है इसकी बाउंड्री तक जा सकते हैं, तो इसकी सारी बाउंड्री पर आ जाएंगे और इनसाइड जो चार्ज है उसकी वैल्यू जो है हमारे पास जीरो हो जाएगी। तो इसके इनसाइड जो होता है वो कोई भी फ्री एक्सेस, कोई भी चार्ज का जो
है, फ्री चार्ज जो है वो नहीं होता है, और ऐसा ही इस स्टेटमेंट में कहा गया है। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अभी तक जो हमारे करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमारे पास ए आया है, सी आया है। आगे हम देखते हैं स्टेटमेंट डी है, एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। किसी चार्ज कंडक्टर की सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसकी सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो नॉर्मल होता है, हमेशा आउटवर्ड होता है, नॉर्मल की डायरेक्शन में होता है, परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में जो है होता है। इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इस जगह डायरेक्शन, इस तरह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल होता है। जैसा कि हम इसके डायरेक्टली इसकी प्रॉपर्टी से जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर ही होती है, नॉर्मल ही होती है। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारा सही है। लेकिन अगर हम सपोज करें कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके प्रोपोर्शनल नहीं होता, तो अगर किसी चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है इस तरह से टेंजेंट की डायरेक्शन में होती, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसकी डायरेक्शन में ही फोर्स भी लगता है, एफ बराबर क्यू ई होता है। तो इस पर लगने वाला फोर्स भी इस डायरेक्शन में होता, जिसकी वजह से ये चार्ज जो है मूव करना स्टार्ट कर देता और इस सरफेस पर जो है मूव करता। जबकि हम जानते हैं चार्ज जो है स्टैटिक सिचुएशन में होता है, स्टैटिक सिचुएशन में होने के कारण इस पर जो लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है या फोर्स की डायरेक्शन है वो नॉर्मल होना जरूरी है। अगर वो नॉर्मल होगी तो जो चार्ज है वो अब इस सरफेस को छोड़ करके तो आउटवर्ड जा नहीं सकता, तो वो सरफेस पर ही जो है स्टैटिक पोजीशन में रहेगा। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, वो सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो नॉर्मल ही होती है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है स्टेटमेंट नंबर डी। तो यहाँ पर जो डी भी हमारा करेक्ट हो जाता है। हालांकि हमें यहाँ से आंसर मिल चुका है कि आंसर हमारा सी हो जाएगा, पर हम इस जो फिफ्थ नंबर का स्टेटमेंट है इसे भी हम यहाँ पर समझेंगे। तो ये स्टेटमेंट हमें कह रहा है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज जीरो एवरीवेयर इनसाइड ए चार्ज कंडक्टर। किसी चार्ज कंडक्टर के अंदर जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो हमेशा पोटेंशियल जो है जीरो के बराबर होता है। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट यहाँ पर है। हम जानते हैं कि किसी अगर ये चार्ज स्फीयर ही है और इसके अंदर पोटेंशियल की बात करें तो इनसाइड पर जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल कांस्टेंट होता है जो कि सरफेस पर होता है। कि सरफेस पर पोटेंशियल की वैल्यू के क्यू अपॉन कैपिटल आर अगर होगी तो इनसाइड भी पोटेंशियल के क्यू अपॉन कैपिटल आर होगा जो कि कांस्टेंट होता है और इक्वल होता है जो कि पोटेंशियल उसका सरफेस पर होता है उसी के। तो किसी कंडक्टर के अंदर जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो होती है कांस्टेंट और उसकी वैल्यू वही होती है जो उसका पोटेंशियल होता है सरफेस पर। यानी कि स्फीयर अगर है तो वो हो जाएगा के क्यू अपॉन आर के इक्वल। जबकि किसी कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो होता है जीरो। ये दोनों बात हम ध्यान में रखें। डायरेक्टली प्रॉपर्टी से हमें लिया गया तो ऑप्शन जो ई है, जो स्टेटमेंट ई है वो भी हमारा गलत हो जाता है। तो इस तरह से जो ऑप्शन सी है वो हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, वो है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डाइपोल मूवमेंट 5 × 10⁻⁻6 कूलम इंटू मीटर। हमें गिवन है कि एक डाइपोल मूवमेंट जो है उस पी की वैल्यू है 5 × 10⁻6 कूलम इंटू मीटर है किसी डाइपोल के लिए, इज अलाइंड विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन है। अगर इस डायरेक्शन में हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसी डायरेक्शन के अंदर हमारे पास जो है ये डाइपोल जो है अलाइन है। इस तरह से ये डाइपोल रखा गया है जिसका डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू भी हमें गिवन है कि ई की वैल्यू 4 × 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। द डाइपोल इज देन रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब इस डाइपोल को जो है रोटेट किया जाता है कितने डिग्री तक, 60 डिग्री तक। इस तरह से रोटेट कर दिया जाता है। तो प्लस क्यू चार्ज यहाँ आ जाएगा, माइनस क्यू चार्ज यहाँ आ जाएगा। इस तरह से जो है इस डायरेक्शन में रोटेट किया गया है और ये जो रोटेशन है वो 60 डिग्री का यहाँ पर किया गया है। यानी कि इसमें जो एंगल, इसका इनिशियली एंगल जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में था, अगर उसी डायरेक्शन में अलाइन था तो इनिशियली एंगल जो है डाइपोल मूवमेंट और ई के बीच में वो हमारे पास जीरो था, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में थी। लेकिन जब हमने इसको अलाइन कर दिया 60 डिग्री से, तो डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो डायरेक्शन है वो फाइनली हो चुकी है अब हमारे पास 60 डिग्री विद रेस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से उसे 60 डिग्री रोटेट कर दिया गया है। द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इज, अब हमसे पूछा गया डाइपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमें चाहिए। यानी फाइनली उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी हो गई है
और इनिशियली उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी, इन दोनों में डिफरेंस हमें पूछा गया है। सिंपली डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हम जानते हैं डाइपोल के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो गिवन होती है माइनस पी ई कोस थीटा से। तो अगर हम देखें कि भाई फाइनली इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, तो वो हो जाएगी माइनस पी ई कोस थीटा फाइनल। और इसमें से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, तो इनिशियली इसकी पोटेंशियल एनर्जी है माइनस पी ई कोस थीटा इनिशियल। सिंपली हम यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा माइनस पी ई, हम यहाँ कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा कोस थीटा एफ प्लस, यहाँ प्लस आएगा, माइनस को हमने बाहर ले लिया है तो हमारे पास ये माइनस हो जाएगा, माइनस कोस थीटा इनिशियल। और यहाँ पर हम इनकी वैल्यूज़ को रख दें तो वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएगी माइनस पी की वैल्यू रख दें तो पी डाइपोल मोमेंट है 5 इंटू 10⁻⁶। ई की वैल्यू रख दें तो ई की वैल्यू 4 इंटू 10⁵ कोस थीटा एफ फाइनल जो कि 60 डिग्री है और कोस इनिशियल जो कि 0 डिग्री है। तो इस तरह से हमारे पास ये जो है सॉल्व करके आ जाता है, ये हमारे पास आ जाएगा। पहले हम आउटवर्ड जो लिखा गया है इसे सॉल्व करते हैं, 5 इंटू 4 20 इंटू ये हमारे पास हो जाएगा 10⁻⁻1 और अंदर कोस 60 जिसकी वैल्यू होती है हाफ माइनस कोस 0 जिसकी वैल्यू होती है 1, तो इस तरह से माइनस हाफ आ जाएगा। तो माइनस हाफ इसे 10 टाइम इंटू 10⁻⁻1 या हम कह दें 1 हमारे पास आ जाएगा जो कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। तो हमारे पास जो डिफरेंस है पोटेंशियल एनर्जी में वो 1 आ गया और पोटेंशियल एनर्जी की जो यूनिट होती है वो जूल होती है। तो इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी में जो डिफरेंस है वो हमारे पास निकल करके आता है 1 जूल। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जो कि है 1 जूल। सिंपली फॉर्मूला बेस्ड ये क्वेश्चन था। इसी तरह के क्वेश्चन के अंदर अगर हमें एंगल बदल के दे दिया जाए कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में एंगल जब 90 डिग्री हो जाए, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएं, तो थीटा जब 90 हो जाए उस केस में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की के अपोजिट अगर अलाइन हो जाए डाइपोल, यानी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हो जाए, यानी कि 180 डिग्री यहाँ पर एंगल हो जाए, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी में जो डिफरेंस है वो कितना आया है या डिफरेंस किस परसेंटेज में पूछ लिया जाए कि कितना परसेंट इसमें चेंज हुआ है, तो वो सब चीज़ें जो है हम यहाँ से कैलकुलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, वो क्वेश्चन है टू आइडेंटिकल चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स ए एंड बी हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय ए सर्टेन डिस्टेंस। हमारे पास दो कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं, एक स्फीयर है ए और दूसरा जो कंडक्टिंग स्फीयर है वो है बी। इन दोनों के बीच में सेंटर के बीच में जो है कुछ डिस्टेंस है, इस तरह से ये आर डिस्टेंस पर जो है सेपरेट है। चार्ज ऑन ईच स्फीयर इज इक्वल टू इज क्यू। दोनों जो स्फीयर है उन पर जो चार्ज है वो सेम है और वो उसकी वैल्यू जो है क्यू गिवन है। द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम इज कैपिटल एफ, और दोनों के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स है इस समय वो फोर्स जो है एफ यहाँ पर लग रहा है। ए थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, अब हमारे पास एक थर्ड जो है आइडेंटिकल सेम इन्हीं की तरह है, अनचार्ज है यानी कि उस पर कोई भी चार्ज नहीं है, कंडक्टिंग वो मटेरियल का बना हुआ है, स्फीयर वो है, इज ब्रॉट इन कांटेक्ट, उसे हम इसके कांटेक्ट में लेकर के आते हैं। हम मान लेते हैं कि वो जो स्फीयर है वो हमारे पास सी स्फीयर है जिस पर कोई भी चार्ज नहीं है और उसे हम इनके कांटेक्ट में लेकर आते हैं। और कैसे कांटेक्ट में लेके आते हैं, विथ स्फीयर ए फर्स्ट, पहले हम उसको कांटेक्ट में लेके आते हैं स्फीयर ए के साथ, यानी कि इस ए को और इस सी स्फीयर दोनों को आपस में कांटेक्ट में लेकर के आते हैं। तो जब हम इस स्फीयर ए और स्फीयर सी को आपस में कांटेक्ट में लेकर के आएंगे तो हमें पता है कि स्फीयर ए पर जो चार्ज था वो क्यू था और सी पर कोई भी चार्ज नहीं था, वो अनचार्ज था। लेकिन जब हम इसे कांटेक्ट में लेकर के आएंगे तो दोनों में जो है चार्ज, जब भी हम दो कंडक्टर को कांटेक्ट में लेकर आते हैं तो उनमें चार्ज जो है रीडिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो जाते हैं, चार्ज का एक्सचेंज होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस पर जो क्यू चार्ज है और इस पर जो जीरो चार्ज है, क्योंकि अनचार्ज है, तो उस केस में यहाँ पर चार्ज का जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन होना स्टार्ट हो जाएगा और दोनों पर जो है बराबर बराबर चार्ज आ जाएंगे। तो हम देखेंगे कि फाइनली
ए पर जो चार्ज होगा वो हमारे पास आ जाएगा Q/2, और इसी तरह से सी पर भी जो चार्ज है वो Q/2, दोनों पर बराबर बराबर चार्ज आ जाएंगे, क्योंकि जो नेट चार्ज है, टोटल चार्ज है, वो Q था स्टार्टिंग में, इस पर Q था, इस पर 0 था, मिलकर के जो है टोटल Q था, तो दोनों पर बाद में जो है हाफ हाफ हो जाएगा कॉन्टेक्ट में लाने के बाद, तो Q/2 दोनों पर चार्ज हो जाएगा। जैसा कि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ए स्फेयर के कॉन्टेक्ट में पहले हम लेकर के आए, तो ए पर जो है हमारे पास चार्ज अब आ चुका है, ए स्फेयर पर जो चार्ज है वो हमारे पास आ चुका है Q/2, और सी स्फेयर है उस पर भी चार्ज हमारे पास आ चुका है Q/2, लेकिन अब हमने एंड देन विथ बी, और उसके बाद इस क्वेश्चन में कहा गया कि पहले हम इसे ए से कॉन्टेक्ट में लाते हैं, उसके बाद सी वाले को हम कॉन्टेक्ट में लाते हैं बी से। अब हम इस सी को, जिस पर चार्ज Q/2 है, उसको अगर हम बी से कॉन्टेक्ट में लाएंगे, यानी कि स्फेयर एक सी को, स्फेयर सी को हम स्फेयर बी के कांटेक्ट में लाएंगे, तो पहले हमने ए के कांटेक्ट में लाए तो इसके ऊपर चार्ज आ गया था सी के ऊपर, वो चार्ज अब इसी के ऊपर है Q/2। अब हम इसे बी के साथ कांटेक्ट में ला रहे हैं, तो बी के ऊपर चार्ज जो स्टार्टिंग में था वो Q था, तो हम देख रहे हैं दोनों पर जो नेट चार्ज है वो हो चुका है। अगर हम Q/2 और Q को ऐड करें तो हमारे पास नेट जो चार्ज है वो जगह 3Q/2 टोटल चार्ज होगा, और जब हम इनको कांटेक्ट में लाएंगे तो हमें पता है कि दोनों में जो चार्ज है वो एक्सचेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे, और एक्सचेंज होने के बाद इनमें जो टोटल चार्ज होगा अलग अलग गोलों पर, स्फेयर पर, वो दोनों जो है इस टोटल चार्ज में से ही डिवाइड होगा, क्योंकि इनका टोटल चार्ज है 3Q/2, तो इसका अगर हम हाफ कर दें तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 3Q/4 चार्ज ऑन ईच स्फेयर। तो इस तरह से हमारे पास सी के ऊपर भी जो है वो चार्ज हो जाएगा, सी के ऊपर चार्ज हो जाएगा 3Q/4, सी के ऊपर चार्ज हो जाएगा 3Q/4, और बी के ऊपर भी चार्ज हो जाएगा 3Q/4। तो हम यहाँ देखें सी पर, ए के ऊपर हमारे पास ये चार्ज है, सी की अगर हम बात करें तो सी पर भी चार्ज आ चुका है 3Q/4, और अगर हम बी की बात करें तो बी पर भी चार्ज आ चुका है 3Q/4। आगे क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एंड फाइनली रिमूव फ्रॉम बोथ, और पहले ए से टच किया, कांटेक्ट में लाए, फिर हम बी से कांटेक्ट में लाए, और फिर सबसे तीनों को अलग अलग हमने कर दिया है। न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन स्फेयर ए एंड बी, तो जो न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा ए और बी के बीच में वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में ए और बी के बीच में जो फोर्स था वो एफ यहाँ गिवन है हमें, बाद में कितना हो गया है इस ऐसा करने के बाद वो हमें पता करना है। हमें गिवन है कि रेडियस ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल, ए और बी के जो रेडियस है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, छोटी ही रेडियस के हैं एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन, जबकि इनके बीच में से सेपरेशन का डिस्टेंस है वो बड़ा है। तो हम जो है इसको दे कैन बी कंसिडर एज ए पॉइंट चार्ज, तो उनको हम पॉइंट चार्ज कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कुलाम लो हम यहाँ पर फोर्स के लिए लगाएंगे, तो कुलाम लो जो होता है वो पॉइंट चार्ज के बीच में ही लगता है, तो हम यहाँ पर इन्हें पॉइंट चार्ज कंसिडर करेंगे। इस बेस्ट गिवन एज, तो वो फोर्स जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो चीज़ हमें बतानी है कि फाइनली ए और बी के बीच में जो फोर्स है वो कितना होगा। तो चलिए हम फोर्स निकालते हैं। अब हमें पता है कि ए पर जो चार्ज है उसकी वैल्यू Q/2 है, और बी पर जो चार्ज है वो 3Q/4 है, तो इसके बीच में जो फोर्स हम निकालें न्यू फोर्स वो कितना हो जाएगा। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है कि अकॉर्डिंग टू कूलॉम लॉ Q1 है हमारे पास Q/2, Q2 जो दूसरे पर चार्ज है वो है 3Q/4, और अपॉन आर स्क्वायर। सिंपली हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास ये आ जाएगा कि 3K/Q² बाई 8R²। तो अगर हम देखें तो यहाँ ये KQ²/R², ये स्टार्टिंग के अंदर, क्योंकि ए और बी दोनों पर Q चार्ज और Q चार्ज ही था, तो उस समय अगर हम इसके बीच में फोर्स देखते हैं तो फोर्स की वैल्यू होती KQ1/Q2/R², या हम कहें KQ²/R²। तो ये वो फोर्स था जो इनिशियली ए और बी के बीच में था, तो इसे हम इनिशियली फोर्स नाम दे दें F के बराबर। तो फाइनली जो हमारा नया फोर्स है वो हमारा हो जाएगा 3/8 टाइम्स ऑफ कैपिटल F। तो इस तरह से जो ऑप्शन बी है वो हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, और हमने इसके बीच में फोर्स को फाइंड किया। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है क्वेश्चन वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है ए मेटल क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, एक मेटल का क्यूब हमारे पास है जिसकी जो साइड है, ये क्यूब है जो इसकी सभी ऑल साइड्स जो होगी वो इक्वल होगी,
तो इसकी जो साइड्स है वो हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इसकी साइड जो हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो हम इसे लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर इज चार्ज विथ 6 माइक्रोकुलाम। इसे जो हमने चार्ज गिवन है इस क्यूब को, वो चार्ज क्यूब की वैल्यू है 6 माइक्रो यानी 10⁻⁻6 कुलाम। इतना चार्ज जो है इसे गिवन है। द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द क्यूब इज, तो इस क्यूब की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। चार्ज हमें गिवन है, हम जानते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो होती है चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। तो हम देखें यहाँ पर जो चार्ज की वैल्यू है वो हमें गिवन है 6 इंटू 10⁻⁻6, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड ये क्वेश्चन है, अपॉन एरिया। एरिया यहाँ पर रखें तो क्यूब जिसकी साइड हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर या 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, इसका एरिया हम निकालें तो किसी भी क्यूब का जो एरिया होता है वो होता है 6 इंटू उसकी किसी भी एक साइड का स्क्वायर। तो अगर हम देखें कि एरिया क्या होगा, तो एरिया जो है हमारे पास हो जाएगा 6 इंटू इसकी साइड जो है वो है 5 इंटू 10⁻⁻2, तो इसका स्क्वायर। तो हमारे पास ये एरिया आ जाएगा 6 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ट्वेंटी फाइव को 6 टाइम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 150 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ये जो हमारे पास एरिया निकल कर के आया है, इस एरिया की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 10⁻⁻4। ऊपर ये चार्ज है कुलाम में और नीचे इसका एरिया है मीटर स्क्वायर में। तो इस तरह से हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो निकल करके आ जाएगी। तो सिंपल ये मैथमेटिक्स है। अब इसका केवल सॉल्यूशन हमें यहाँ करना है, तो हम इसको कैंसिल कर दें 3 से 2 टाइम्स और 3 से ये जाएगा 50 टाइम्स। तो 2/50 ये हमारे पास आएगा 0.04 इंटू, इन्हें हम सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁻4 ऊपर जाकर हो जाएगा +4, तो 4 में 6 यानी -2 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से ही आ गया कुलाम इंटू मीटर स्क्वायर। अगर हम ऑप्शन में देखें तो हमारे पास, हम थोड़ा सा इसको रीअरेंज करके लिखें तो इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें और 10 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये इस तरह से आ जाएगा। तो अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें 10⁻³ के अंदर यहाँ दिया गया है, और जब हम आंसर निकालें तो ऐसा नहीं है कि हमने भाई 0.04 निकाल दिया और हम यहाँ पर मैच करा रहे हैं और हमें नहीं मिल रहा और अगर हम परेशान हो रहे हैं। हमें यहाँ पर एक नज़र में अगर हम फटाफट देखेंगे कि भाई 10⁻³ में गिवन है, तो हमें तुरंत आइडिया आ जाएगा कि हमारा जो आंसर है उसे हमें -3 की पावर में लेकर आना है, और जैसे हम इसे -3 में कन्वर्ट करेंगे तो हमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो डायरेक्टली यहाँ मिल जाएगा। ये सबसे शॉर्ट तरीका है। कई बार हमें ऑप्शन की भी मदद लेनी पड़ती है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर हम ऑप्शन को देख लें, एक नज़र से ऑप्शन को देख लें, तो हमें पता होता है कि आंसर किस टाइप का हमें लेकर के आना है, तो हम वहाँ जल्दी पहुँच जाएंगे। क्योंकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ टाइमिंग का भी ध्यान रखना होता है, एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना होता है। तो वो चीज़ें इनकी जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब हमें धीरे धीरे पता चलता जाएगा कि ऑप्शन भी हमारे जो है किस तरह से मदद करते हैं आंसर को जल्दी फाइंड करने में। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 5, वो क्वेश्चन है थिन स्फेरिकल शेल इज चार्ज बाय सम सोर्स। तो ये थिन जो स्फेरिकल शेल है हमारे पास, जिसको जो है चार्ज किया हुआ है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट सी एंड पी इन वोल्ट शोन इन द फिगर। तो हमें इस पॉइंट सी और इस पॉइंट पी के बीच में जो है पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने को कहा गया है। हमें पता है कि किसी भी स्फीयर के जो सरफेस पर पोटेंशियल होता है, जिसकी वैल्यू हम जानते हैं KQ/R होती है, सेम वही पोटेंशियल इसके पूरे इनसाइड में होता है। पोटेंशियल जो है वो सरफेस के ही सेम होता है, यानी कि सी पॉइंट पर भी पोटेंशियल जो है उसकी वैल्यू यही रही। पोटेंशियल एट पॉइंट पी अगर KQ/R है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट सी पर भी KQ/R ही होगा। पोटेंशियल दोनों पॉइंट पर सेम होगा, तो हम इसे कैलकुलेट करना चाहें तो हम कर भी सकते हैं। K की वैल्यू, Q की वैल्यू और R की वैल्यू रख करके, अगर हमसे इसी क्वेश्चन में Q और R की वैल्यू दे करके, क्योंकि Q की और R की इस क्वेश्चन में वैल्यू हमें गिवन है, अगर इसका
वैल्यू पूछी जाती है कि भाई पोटेंशियल पी पॉइंट पर क्या होगा, तो वो भी हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमसे पोटेंशियल सी पॉइंट पर पूछा जाता है तो वो भी हम यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पर Vp माइनस Vc करेंगे। अब जैसा कि हमें पता है दोनों पर पॉइंट पर पोटेंशियल जो है वो सेम ही है, तो इनका जो डिफरेंस है वो हमेशा जीरो ही होगा। तो इस तरह से जो है जीरो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में हमसे इन पर पी पर और सी पर पोटेंशियल की वैल्यू पूछी जाती तो हमें इसको सॉल्व करना होता, और सिंपली ये सॉल्व होता के क्यू अपॉन कैपिटल आर से। यहाँ हम वैल्यू अगर रख के देखें तो 9 इंटू 10⁻⁹ क्यू की वैल्यू रखें तो क्यू इसमें 1 माइक्रो कूलम हमें गिवन है, तो 10⁻⁻6 अपॉन कैपिटल आर जो इसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर, या 3 इंटू 10⁻² मीटर। यहाँ आ जाएगा 3 से ये कैंसिल आउट होगा 3 टाइम्स, तो हमारे पास आएगा 3 इंटू 10⁻⁹ प्लस 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 10⁵ पोटेंशियल एट पॉइंट पी, पोटेंशियल एट पॉइंट सी। तो इस तरह से जो है हमारे पास ये पोटेंशियल होगा सी और पी पर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 के अंदर हमें गिवन है। लेकिन हमसे यहाँ पर जो है ये आंसर हो जाता उस समय, लेकिन हमसे केवल जो चीज़ पूछी गई है उसके अकॉर्डिंग जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जीरो हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, वो है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। तो हमको एक असर्शन दिया गया है ए और उसका रीजन दिया गया है आर, तो हमें उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है ऑप्शन यहाँ पर टिक करने हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो मोस्टली आजकल पूछे जाने लगे हैं, तो ये जो क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करते हैं और इसका तरीका भी यहाँ पर देखते हैं। असर्शन ए अगर हम पढ़ें तो वो है द पोटेंशियल वी एट एनी एक्सियल पॉइंट एट 2 मीटर डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। एक डाइपोल है जिसके सेंटर से, उसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर, जो कि हमें गिवन है 2 मीटर है, 2 मीटर है, उस पर जो है डाइपोल मूवमेंट, जिस डाइपोल का जो डाइपोल मूवमेंट है वो पी है ऑफ द मैग्नीट्यूड, जिस डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू यहाँ गिवन है इज 9 इंटू 10⁻³ वोल्ट। तो जो पोटेंशियल हुए है इतनी डिस्टेंस पर, यहाँ पर जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल की वैल्यू हमें गिवन है 9 इंटू 10⁻³ वोल्ट। तो हमें पता है डायपोल के कारण जो पोटेंशियल होता है वो होता है के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सबसे पहले तो ध्यान दें, जल्दबाजी में ऐसा नहीं कि हम पोटेंशियल की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगा दें, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो डायपोल के एक्सियल पॉइंट पर और इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो है अलग अलग वैल्यूज एग्जिस्ट करता है, और उसकी वैल्यू जो है के पी कोस के पी 2kp अपॉन आर क्यूब या के पी अपॉन आर क्यूब होती है, जबकि पोटेंशियल जो है वो के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो ये फॉर्मूला हम ध्यान रखें। साथ ही साथ ये जो हमें गिवन है कि भाई पोटेंशियल के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला जो है ये होता है। तो यहाँ पर हम पोटेंशियल को कैलकुलेट करें तो डायपोल के एक्सियल पॉइंट पर हमें कहा गया है, तो पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। पी डायपोल मूवमेंट है जो हमें गिवन है 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम इंटू मीटर, और कोस थीटा क्योंकि एक्सियल पॉइंट है तो थीटा हमारे पास जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्सियल पॉइंट इस डायरेक्शन में होता है, डायपोल के एक्सिस पर होता है, और उस समय ये वाली जो लाइन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही ये डायपोल के एक्सिस पर होने के कारण ही यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो एंगल है थीटा वो हमारे पास जीरो आ जाएगा, तो कोस जीरो हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर। आर जो रेडियस है वो हमें 2 मीटर दी गई है, तो 2 का स्क्वायर यानी 2 इंटू 2 हो जाएगा हमारे पास। तो पोटेंशियल जो है हमारे पास सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाता है, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 9 इंटू 10⁻³ वोल्ट। तो जो पोटेंशियल होगा एक्सियल पॉइंट पर डायपोल के, उसकी वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10⁻³ वोल्ट, जो कि बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर जो है हमारा ये असर्शन है। तो असर्शन ए जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अब हमें बताना है रीज़न। ये रीज़न है, यहाँ पर ये दो स्टेटमेंट नहीं है कि हमें कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ये बताना है। हमें ये बताना है क्या ये जो रीज़न गिवन है ये इसी रीज़न की वजह से ये असर्शन जो ए है वो सही हुआ है। तो ये जो रीज़न इसने दिया है उसे हमें ध्यान से देखना होगा। तो रीज़न हमें दिया गया है कि भाई पोटेंशियल जो है वो 2p अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर होता है, जहाँ पर आर जो है डिस्टेंस होती है एक्सेल पॉइंट से, जो कि 2 मीटर पर है,
डायपोल के सेंटर से इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। तो ये हमें गिवन है कि पोटेंशियल जो है वो 2p अपन 4πε0 r स्क्वायर है, इस वजह से ऐसा हुआ है। तो ये जो है पोटेंशियल की वैल्यू पहली बात तो गलत दी हुई है, 2 और 4πε0 को k भी लिखें तो 2kp/r स्क्वायर, ये यहाँ पर हमारे पास निकल करके आ रहा है। और हम देखें भाई ये वो जो फॉर्मूला है पोटेंशियल का कभी भी नहीं होता, ये फॉर्मूला जो है 2kp/r³ से लिया गया है, जो कि कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर दिया गया। अगर यहाँ r³ होता तो जरूर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता, लेकिन हम यहाँ पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, ऐसा तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। ये इसका रीज़न नहीं है, तो जो रीज़न r है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगर यहीं पर इस रीज़न के अंदर हमें गिवन होता कि भाई पोटेंशियल जो है वो kp/r स्क्वायर है, इस रीज़न की वजह से जो है असर्शन ए जो है सही है, तब ये रीजन भी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। क्योंकि हम देखें कि हमारे केस के अंदर को 0 1 होने के कारण यहाँ पर केवल kp/r स्क्वायर ही रिमेनिंग है, जो कि पोटेंशियल की वैल्यू के बराबर है। तो पोटेंशियल kp/r स्क्वायर होता तो ये रीजन बिल्कुल करेक्ट होता, लेकिन हमें यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो 2kp/r स्क्वायर दिया गया है, इस वजह से ये रीजन इसका नहीं है। तो ओनली जो ए है असर्शन है वो हमारा करेक्ट है, जबकि आर इसका रीजन नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आज की वीडियो में हम इन 6 क्वेश्चंस को ही यहाँ तक देखते हैं। अब इसी वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट है, लेक्चर नंबर 9 का ही पार्ट 2 है, उसमें हम आगे भी जो है इस पर बेस्ड जो और क्वेश्चन होंगे उनका सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इसके पार्ट नंबर 2 के अंदर।